गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आज की क्लास में आप सबको पता है अपन वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने 2-3 एजेंसीज की बात भी कर ली थी कि आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज क्या होती है, और हमारी जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है वो क्या है, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो क्या है। आगे अपन एक दो और वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट। क्या? KGNMT। क्या है? KGNMT, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट। आप सबको पता है कस्तूरबा गांधी कौन थे? जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो उनकी याद में जो महात्मा गांधी जी ने क्या बना दिया, एक कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बना दिया। ये देखो आपको चरखे का निशान नजर आ रहा है ना, तो क्या है कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये महात्मा गांधी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में वर्ष 1944 में कस्तूरबा गांधी मेमोरियल फंड की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? 1944 में। किसी ने ताजमहल बना दिया, इन्होंने क्या बना दिया? अपनी वाइफ के मरने के बाद में कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बना दिया महात्मा गांधी जी ने। क्या कब बनाया? 1944 के अंदर बनाया। को क्या बनाया भाई? क्या बनाया? मंदिर था क्या? नहीं, मंदिर नहीं था, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट था। अब क्या था ये अपन आगे देखते हैं। इस फंड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में निवास कर रही महिलाओं के स्तर में सुधार लाना है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेविकाओं के माध्यम से किया जाता है। जो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण एरिया के अंदर, जो रूरल एरिया के अंदर जो महिलाएं थी उनके स्तर को ऊंचा उठाना था, उनके एजुकेशन के स्तर को ऊंचा उठाना था, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना था। और ये काम कौन करते हैं? जो ग्राम सेवक होते हैं विलेज लेवल के ऊपर, उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं अगला अपना टॉपिक है, अगली एजेंसी है भारत सेवक समाज। क्या? भारत सेवक समाज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSS, भारत सेवक समाज। ये देख लो, भारत सेवक समाज का डायग्राम आ जाए तो लिख के आ जाना क्या है। भारत सेवक समाज है। मैंने भी पहली बार ही देखा है भारत सेवक समाज का लोगो। क्या है भाई भारत सेवक समाज? भारत सेवक समाज एक गैर सरकारी तथा गैर राजनीतिक स्वास्थ्य एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर हुई थी। यह स्वास्थ्य एजेंसी की शाखाएं देश भर में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। और क्या कर रही है? ये पूरे देश के अंदर अपनी स्वास्थ्य सेवा दे रही है। इस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्य उद्देश्य लोगों को इतना सक्षम बनाना ताकि वे अपने स्वयं के प्रयासों एवं कार्य से स्वास्थ्य का उन्नत स्तर प्राप्त कर सके। भारत सेवक समाज क्या करता है? लोगों को इतना सक्षम बनाता है ताकि वो अपने कार्य से और अपने खुद के प्रयासों से क्या कर सके? अपने स्वास्थ्य स्तर को प्रमोट कर सके। भाई ये तो बहुत अच्छा है। भारत सेवक समाज क्या बोलता है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लोगों को इतना सक्षम बना दो कि वो खुद अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के स्वच्छता स्तर में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले कार्य इस एजेंसी द्वारा संपादित करने की मुख्य गतिविधि है। और क्या करते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्वच्छता से रिलेटेड जो काम होते हैं वो इस एजेंसी का मेन मुद्दा है। और आगे क्या है आपका एजेंसी? भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICCW का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना है बच्चों अच्छे से। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर क्या होती है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी चाइल्ड वेलफेयर के लिए समर्पित है। भाई ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए समर्पित, लेप्रोसी के लिए समर्पित,
ये किसके लिए समर्पित है? ये चाइल्ड वेलफेयर यानी कि बाल कल्याण के लिए समर्पित है ये एजेंसी। नाम से ही स्पष्ट है, बाल कल्याण। इस एजेंसी की स्थापना 1952 में हुई थी। इसकी भी स्थापना 1952 के अंदर ही हुई थी। बाल कल्याण हेतु देश भर में इस परिषद की अनेक शाखाएं कार्यरत है और बच्चों के कल्याण करने के लिए इस जो एजेंसी है इसकी अलग अलग शाखाएं चल रही है देश भर के अंदर। इस परिषद द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के फिजिकल, मेंटल, सोशल, भावनात्मक, स्पिरिचुअल तथा मोरल को प्रोत्साहन देना है, मोरल विकास को प्रोत्साहन देना है। इस एजेंसी बाल कल्याण से रिलेटेड है तो बच्चों का फिजिकल, सोशल, मेंटल, बिहेवियरल, नैतिक सारे विकास के ऊपर क्या करता है? ये ध्यान देता है। ये क्या है आपका? भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। डायग्राम देख लेना, ऐसा सा डायग्राम आ जाए तो याद रखना किसका है? ICCW का डायग्राम है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर किसका डायग्राम है? ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का लोगो है। ऐसा डायग्राम आ जाए तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि किसका डायग्राम है? ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का लोगो है। ठीक है, लोगो अच्छे से याद रहेगा ना, कभी लोगो से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में आगे है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस क्या है भाई? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1926 के अंदर हुई थी। अच्छा, यह स्वास्थ्य एजेंसी महिलाओं तथा बच्चों के स्तर में सुधार हेतु समर्पित है। भाई पता ही है हमें, वुमेन्स की कॉन्फ्रेंस है तो महिलाओं और बच्चों के स्तर को सुधारने में ही काम करेगी। आज देश भर में 500 से अधिक शाखाएं कार्यरत है इसकी, जहां 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता एजेंसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी सेवाएं दे रही है। इसकी कितनी शाखाएं हैं? 500 के लगभग शाखाएं हैं और जहां 1 लाख के लगभग कर्मचारी काम कर रहे हैं इसके अंदर। किसके अंदर? ऑल इंडिया वुमेन रिलीफ सोसाइटी के, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अंदर 1 लाख के लगभग कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसकी क्या गतिविधि होती है? महिलाओं के शिक्षा एवं शिल्पकारी, दस्तकारी, क्राफ्ट ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, इसके शिक्षा स्तर केंद्र यानी कि एजुकेशन सेंटर की स्थापना करना। भाई महिलाओं को कुछ आर्ट सिखा सके, कुछ क्राफ्ट सिखा सके, कुछ डिजाइनिंग का कोर्स करवाना, कुछ और ऐसे कोर्स करवाना जिससे कि वो क्या है, अपना खुद का ऐसे लाइफ का गुजारा कर सकती है, थोड़ा वो छोटा मोटा व्यवसाय करके। ये क्या है आपकी? इंडियन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, देख लो। उसके बाद में अगला अपना टॉपिक है रोल ऑफ नर्स की। जो नर्स होती है उसके क्या क्या रोल रहते हैं कम्युनिटी के अंदर। अपन ने पढ़े हैं हेल्थ, जो आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है उसके अंदर नर्स के क्या रोल होते हैं और कम्युनिटी के अंदर नर्स के क्या रोल होते हैं। तो रोल ऑफ नर्स को अपन देख रहे हैं, तो नर्स के क्या क्या रोल होते हैं एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। वैसे तो अपन सबको पता है। तो सबसे पहला रोल देख रहे हैं अपन क्लिनिकल क्षेत्र में नर्स की भूमिका। रोल ऑफ नर्स इन क्लिनिकल एरिया की, जो अपना क्लिनिकल एरिया होता है, क्लिनिक्स होते हैं, उसके अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं। क्लिनिकल क्षेत्र में नर्स चिकित्सक के मार्गदर्शक एवं सुपरविजन में रोगी को उसकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। जो आपका क्लिनिकल एरिया होता है उसके अंदर जो नर्स होती है वो चिकित्सक के मार्गदर्शन में, यानी कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, एक पेशेंट की देखभाल करती है। क्लिनिकल क्षेत्र में मुख्य रूप से डायग्नोस्टिक एवं उपचारात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और इसके अंदर नर्स की ये भूमिका है। ठीक है, क्या क्या? रोगी का आकलन करना, सबसे पहले तो पेशेंट का असेसमेंट करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट के वाइटल साइन लेना, पेशेंट की बॉडी की फिजिकल एग्जामिनेशन करना। आप सब अच्छे से जानते हो, 3rd ईयर के अंदर हो चुके हो, अच्छे से पता है क्या कैसे कैसे असेसमेंट करते हैं। तो एक तो क्या करते हैं,
असेसमेंट करती है, प्लानिंग योजना निर्माण करती है। असेसमेंट से नर्स को जो पता चलता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग योजना का निर्माण करती है कि भाई अपने को ये ट्रीटमेंट देना है, इसको अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है तो अपने को इसको कोल्ड स्पंजिंग देनी है। इस तरह से प्लानिंग करना। रोगी को दवाइयां देना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट, पेशेंट को दवाई देने का काम नर्स का होता है, लेकिन कौन सी दवाई? जो दवाई एक फिजिशियन के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है, वो दवाई देने का काम नर्स का होता है। विभिन्न नर्सिंग प्रक्रिया करना, वेरियस नर्सिंग प्रोसीजर करना, जैसे सक्शनिंग करना, ये सब, और इवाल्युएशन करना कि पेशेंट की असेसमेंट किया था, पहले कैसी कंडीशन थी और कब भाई कैसी कंडीशन है। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ पेशेंट के अंदर रोगी का आकलन करना। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट में क्या करती है? आकलन नर्सिंग प्रक्रिया का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। आप सबको पता है असेसमेंट सबसे अपना जो अपन नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, तो सबसे पहला चरण क्या होता है? असेसमेंट होता है। इसके दौरान नर्स रोगी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं और समस्याओं का पता करने के लिए हिस्ट्री लेती है तथा विभिन्न परीक्षण करते हैं। इस दौरान नर्स रोगी के वाइटल साइन का आकलन करते हैं तथा सिर से पांव तक परीक्षण करती है। बीमारी का पता लगाने के लिए कि कैसे बीमारी हुई है, क्या हुआ होगा, उसके लिए हिस्ट्री लेती है और क्या करती है? वाइटल साइन लेती है और हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। योजना निर्माण में क्या करती है? आकलन के द्वारा रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आवश्यकताओं का पता कर लेने के बाद नर्स उसे प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के लिए योजना बनाती है। योजना बनाकर कार्य करने से यह गोल ओरिएंटेड हो जाता है, जो कि निर्धारित लक्ष्य को शीघ्रता से और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। यानी प्लानिंग करने से जो गोल थे वो थोड़े जल्दी अचीव हो जाते हैं। ऐसे ये काम कर दिया तो बिना प्लानिंग के अलग अलग काम करके देखने में क्या है, कोई गोल नहीं अपने को अचीव होता है। उसके बाद में मेडिकेशन देने का काम क्या करती है? मेडिकेशन देने के लिए नर्स को ये 5 सही नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आज के टाइम पे ये 10 आर हो चुके हैं, 10 राइट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप 5 तो देख लो, क्योंकि अपन अलग से कुछ राइट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अपन नॉर्मल नर्स की क्या कर रहे हैं? नॉर्मल नर्स के रोल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अलग से आप राइट्स ये फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हो तो ध्यान रखना है, पहले 5 राइट थे, फिर 8 हुए, और आज के टाइम पे एक पेशेंट के कितने राइट है? 10 राइट है। 10 आर के नाम से आज के टाइम पे आता है, तो क्वेश्चन आता है तो आपको 10 आर ही करना है, 5 आर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन नॉर्मली देख लेते हैं कि थोड़े बहुत कौन से राइट होते हैं। राइट पेशेंट, पेशेंट सही होना चाहिए, ऐसे नहीं दवाई बोली थी राम को आप लगा के आ गए शाम को। राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज, डोज जितनी डॉक्टर ने बोली उतनी ही देनी है, 2 mg की जगह 5 mg नहीं करनी है। राइट टाइम सुबह के लिए बोला है तो सुबह ही देनी है, दोपहर नहीं करनी है। सही दवाई बोली थी आपको पेंटाप्रोजोल, आप देके आ रहे हो डाइक्लोफेनिक। और राइट रूट यानी कि रूट सही होना चाहिए, IM बोली थी SC नहीं लगा के आनी है। विभिन्न नर्सिंग पर वेरियस नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म करती है। नर्स चिकित्सक की परामर्श अनुसार रोगी की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं को संपादन करती है। कौन सी? रोगी के लिए स्वच्छ एवं सलवटे रहित रिंकल फ्री बिस्तर तैयार करना, एकदम रिंकल फ्री बेड मेकिंग करना नर्स की का काम होता है। इंट्राविनस ड्रिप लगाना भी नर्स का काम होता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना भी नर्स का काम होता है। ऑक्सीजन प्रारंभ करना, शरीर में कोई घाव है तो उसकी ड्रेसिंग करना, कोई ट्यूब डाली हुई है तो उसकी देखभाल करना। इवाल्युएशन के अंदर क्या होता है? रोगी को स्वास्थ्य देखभाल के बाद उसकी स्थिति में हुए परिवर्तन का पता लगाने के लिए नर्स इवाल्युएशन भी करती है। और क्या काम करती है? रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का काम भी करती है। नर्सिंग देखभाल के क्रियान्वयन के पश्चात नर्स उसकी उचित रिकॉर्डिंग करती है। आपने जो प्रोसीजर किया, ऑक्सीजन स्टार्ट की है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई है, क्या किया था आपने भाई? क्या किया था? अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, अगर आपने रिकॉर्ड में नहीं लिखा है तो आपने क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ वेस्ट है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी होता है आपके हर एक प्रोसीजर का।
रिकॉर्डिंग न केवल प्रदान की गई देखभाल के दोहराव को रोकती है, अपितु नर्स का आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रूप से बचाव भी करती है। जो रिकॉर्डिंग होती है वो न सिर्फ डुप्लीकेसी से बचाती है, आपने रिकॉर्डिंग की नहीं, आपने सक्शनिंग कर दी, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर आपने उस पेशेंट की सक्शनिंग कर दी, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। अब जो आफ्टरनून इवनिंग शिफ्ट वाला स्टाफ आया उसने उस पेशेंट की फिर सक्शनिंग कर दी, यानी कि काम की डुप्लीकेसी हो गई ना, जबकि जरूरत ही नहीं थी सक्शनिंग की। इसलिए आपने जो काम किया है उस काम की रिकॉर्डिंग होना जरूरी होता है। इसके अलावा नर्स प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल के बारे में चिकित्सक, सिस्टर इंचार्ज तथा अन्य साथी स्टाफ नर्स को रिपोर्ट भी करती है। साथ ही स्टाफ नर्स को यह रिपोर्ट मुख्य रूप से शिफ्ट बदलने पर की जाती है। मेंटेनेंस ऑफ वार्ड, जो वार्ड होता है उसका रखरखाव भी करने का काम नर्स का होता है। कैसे? नर्सिंग स्टाफ की वार्ड के रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दौरान वह वार्ड में उपलब्ध सभी उपकरण या दवाइयों का उचित रखरखाव रखती है। और क्या करती है? रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एरिया की, जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एरिया था, कम्युनिटी एरिया के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं? समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते समय एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स कई प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करती है। सामुदायिक सदस्यों के स्वास्थ्य आकलन, हेल्थ असेसमेंट हेतु एक निरीक्षक के रूप में भी कार्य करती है, तो उन्हें आवश्यक सलाह देने के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है। समुदाय के लोगों को हेल्थ को ऑब्जर्व करने का काम करती है, तो एक ऑब्जर्वर का काम भी करती है। तो वहीं दूसरी ओर एडवाइस, देखिए एक एडवाइजर का काम भी करती है नर्स। वह अपने से नीचे स्तर वाले स्वास्थ्य सबऑर्डिनेट के लिए सुपरवाइजर तथा मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनके लिए सुपरवाइजर का काम भी करती है। तो लोगों को प्रत्येक स्वास्थ्य डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रदान भी करती है, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य भी देखती है, ऑब्जर्वेशन का काम भी करती है, सलाह भी देती है, सबऑर्डिनेट्स का सुपरविजन भी करती है, उनको एडवाइस भी देती है। ऐसे कई कारक है जो नर्स द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का निर्धारण करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की योग्यता, अनुभव तथा दक्षता की, ऐसे कई कारक है जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का निर्धारण करते हैं कि एक ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे पता चलता है कि जो एक नर्स है वो किस तरह से अपने रोल प्ले कर रही है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की योग्यता, अनुभव एवं दक्षता, उसकी योग्यता क्या है? अगर योग्यता अच्छी होगी तो और अच्छा रोल प्ले करेगी। दक्षता क्या है? अनुभव क्या है? पोस्टिंग, उसका पद तथा पद स्थापन स्थल, पद क्या है, वो किस पोस्ट पे और कौन सी पोस्ट की कौन से प्लेस पे है और कौन सी पॉलिसी के अंदर वो काम कर रही है। उसके बाद में अन्य कार्यकर्ता यानी कि फंक्शनरीज की संख्या। भाई अच्छा है, नर्स अच्छे भले काम कर रही है, लेकिन उसके पास अच्छे से सुपरविजन कर रही है अपने सबऑर्डिनेट का, लेकिन बेचारी क्या करे, उसके पास स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसके पास सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए। पॉलिटिशियन इंटरफेरेंस यदि हो तो, अगर राजनीतिक हस्तक्षेप के अंदर हो, पॉलिटिशियन के अंदर हो नर्स, तब सामुदायिक नर्स की समुदाय में क्या भूमिका होती है ये देख लो। एज एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की तरह काम करती है। कम्युनिटी के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, कौन सी बीमारियां फैल चुकी है, कितनी स्वच्छता है, कौन सा प्रदूषण फैल चुका है, पानी की सप्लाई सही से हो रही है नहीं हो रही है, तो एक ऑब्जर्वर की तरह भी काम करती है। एडवाइजर, एक एडवाइजर की तरह काम करती है, लोगों को एडवाइस देने का काम भी करती है। एज एन हेल्थ एजुकेटर, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो एजुकेशन तो देंगे ही देंगे। एज ए केयर प्रोवाइडर, डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर भी करती है, फर्स्ट एड सर्विसेज देती है, इम्यूनाइजेशन करवाती है। एडवोकेट के रूप में भी काम करती है, एक कंट्रोलर भी करती है, कम्युनिटी के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है उनको कंट्रोल भी करती है, कोलैबोरेटर भी करती है कम्युनिटी के लोगों के साथ में, और एक डायरेक्टर की तरह भी रोल प्ले करती है, एक लीडर की तरह भी काम करती है अपने हेल्थ जो टीम के मेंबर होते हैं उनके लिए। मैनेजर की तरह भी काम करती है, स्वास्थ्य सेवाओं का इवैल्यूएशन भी करती है,
रिसर्चर की तरह भी काम करती है, अब अपन ऑब्जर्वर की तरह क्या काम करती है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक संवेदनशील सेंसिटिव ऑब्जर्वर की भूमिका निभाती है। वह लोगों के असेसमेंट के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी निरीक्षण करती है। वह समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य स्तर, वृद्धि, विकास, पैटर्न, व्यवहार, उपचार, इन सब के बारे में बताती है। तो अपनी सेकंड यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा था। जो आपकी सेकंड यूनिट थी, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाली यूनिट कंप्लीट होती है। जय हो। इतनी बोरिंग सी यूनिट थी, अच्छा हुआ कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये जो शुरुआत की पहली और दूसरी यूनिट थी, आप सबको पता है अच्छे से, ये बोरिंग यूनिट थी। अपने को ना चाहते हुए भी हमें पढ़ना पड़ता है, बोरिंग है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की क्लास में सबसे पहले अपन ने देखा था कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट क्या है, जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु के बाद में उनकी स्मृति के अंदर कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया था। कब बनाया था उन्होंने? 1944 के अंदर कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जो निवास कर रही महिलाएं होती है, रूरल एरिया के अंदर जो निवास कर रही जो महिलाएं होती हैं, उनके स्तर को ऊंचा उठाना और उनके जो महिलाओं के स्तर में सुधार लाने का काम करती है। ये काम कौन करते हैं? जो ग्राम सेवक काम करते हैं, गांव में, वो करते हैं। उसके बाद में क्या है, हमारा भारत सेवक समाज। ये लोगो देख लेना भारत सेवक समाज का। भारत सेवक समाज क्या है? भारत सेवक समाज न तो आपका सरकारी, भारत सेवक समाज एक गैर सरकारी तथा गैर राजनीतिक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है। और भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई भाई? भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। बौद्ध की स्थापना हुई थी। आप एक साथ में लिख लेना इन सबको। और इस एजेंसी की जो शाखाएं हैं वो देश भर के अंदर चल रही है। भारत सेवक समाज मेनली क्या काम करता है? भारत सेवक समाज बोलता है कि लोगों को इतना सक्षम बना दो ताकि वो खुद के प्रयासों से और खुद के कार्यों से अपनी हेल्थ के लेवल को ऊपर उठा सके, अपने हेल्थ को प्रमोट कर सके। ये बोलता है कि लोगों की ऐसे सहायता करो, इतना सक्षम बना दो कि वो खुद के कार्यों से ही अपने हेल्थ के स्तर को सुधार सकते हैं। और जो स्वच्छता के अंदर भी इनका मैंने रोल था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। क्या पढ़ा था? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की भी शुरुआत कब हुई थी? 1952 के अंदर शुरुआत हुई थी। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? अरे बोलो, 1952 के अंदर शुरुआत हुई थी। ये भी आप जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये क्या काम करता है? बच्चों के कल्याण का काम करता है। और बच्चों के कल्याण का कैसे? जैसे बच्चों के फिजिकल, मेंटल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट के अंदर क्या करता है? ये हेल्प करता है। ये आपका इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का लोगो है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? उसके बाद में अपन ने देखा था ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1926 के अंदर शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? बताओ देखिए बच्चों, 1926 के अंदर। और नाम से स्पष्ट है ये किसके ऊपर समर्पित है? ये किसको समर्पित है? महिलाओं और बच्चों को समर्पित है। 500 से अधिक ब्रांचेज चल रही है। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। महिलाओं को जैसे शिक्षा, जैसे वुमेन्स को शिक्षा देने का काम, कोई क्राफ्ट आर्ट सिखाने का काम, क्राफ्ट सिखाने का काम ये करते हैं। ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का डायग्राम हो गया। उसके बाद में अपन ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स के अंदर अपन ने देखा था कि नर्स का एक नर्स होती है उसका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला अपन ने रोल ऑफ नर्स के अंदर सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कि जो आपका क्लिनिकल एरिया होता है, क्लिनिकल क्षेत्र के अंदर नर्स की क्या भूमिका होती है। आप सबको पता है क्लिनिकल एरिया के अंदर जो नर्स होती है वो एक चिकित्सक की देखरेख के अंदर काम करती है। जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है
वो सब काम करने का काम किसका होता है? नर्स का काम होता है। तो उसका क्या क्या काम करती है? वो एक तो रोगी का आकलन करती है, असेसमेंट करती है पेशेंट का, प्लानिंग करती है, योजना का निर्माण करती है, कोई डायग्नोसिस करना, उसका दवाइयां देने का काम करती है, अलग अलग अपने प्रोसीजर करने का काम करती है और मूल्यांकन करने का काम करती है। तो बोलो देखिए कौन कौन से काम हो गए? असेसमेंट, अरे बोलो प्लीज, असेसमेंट बोलो, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म करना और इवाल्युएशन करना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था असेसमेंट कैसे करती है, जैसे हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, हिस्ट्री लेती है, वाइटल साइन लेती है, योजना निर्माण जैसे उससे जो असेसमेंट के अंदर उसको जो लगा उसके अकॉर्डिंग योजना निर्माण करती है, मेडिकेशन देने के अंदर राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, ये सब ध्यान में रखना होता है। वेरियस नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म करती है, जैसे कि रोगी की बेड मेकिंग करना, आईवी ड्रिप लगाना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाना, ऑक्सीजन आरंभ करना, ड्रेसिंग करना, इवाल्युएशन करने का काम भी नर्स का होता है। उसके बाद में रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करती है कि उसने जो प्रोसीजर किया उसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करती है। और वार्ड का रखरखाव करने का काम भी नर्स का होता है। जो आपका कम्युनिटी एरिया होता है उसके अंदर नर्स की क्या ऑब्जर्वर का काम भी करती है, एडवाइजर का काम भी करती है कि नर्स की योग्यता और अनुभव क्या क्या है। भाई एक नर्स अपना काम सही से निभा सकती है या फिर नहीं निभा सकती है, किस पे डिपेंड करता है कि नर्स की योग्यता क्या है, पोस्टिंग प्लेस क्या है, वो कौन सी पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद में उसके पास में कितना स्टाफ अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो तो और क्या रोल होते हैं। एज एन ऑब्जर्वर का भी काम होता है नर्स का, एडवाइजर का भी काम होता है, हेल्थ एजुकेटर की तरह भी काम करती है, केयर भी प्रोवाइड करती है, एडवोकेट की तरह भी काम करती है, कंट्रोलर की तरह भी काम करती है, कोलैबोरेटर की तरह भी काम करती है, एज ए डायरेक्टर की तरह भी काम करती है, और एज ए लीडर की तरह भी काम करती है, एज ए मैनेजर की तरह भी काम करती है, इवाल्युएटर और रिसर्चर। बताओ देखिए बहुत ज्यादा हो गए ना। सबसे पहले बताओ फटाफट, सबसे पहले कौन सा था? अरे आपको याद दिलवाने के लिए आपसे रिपीट करवा रही हूँ। क्या है सबसे पहला? एज एन ऑब्जर्वर। सबसे पहला क्या है? ऑब्जर्वर की तरह। और अरे बोलो, एडवाइजर, हेल्थ एजुकेटर, केयर प्रोवाइडर, और आगे हाँ बोलो, एडवोकेट, कंट्रोलर, कोलैबोरेटर, डायरेक्टर, सब बना दिया देखो नर्स को। हेल्थ एजुकेटर हो ही गया। उसके बाद में लीडर, मैनेजर, इवाल्युएटर, रिसर्चर, ऑब्जर्वर की तरह जैसे असेसमेंट करती है और समुदाय के स्वास्थ्य के लोगों का स्वास्थ्य स्तर का ध्यान रखती है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे और अपनी जो सेकेंड यूनिट थी वो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।